हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 10 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे क्या, न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, यानी कि हमारा जो कंट्री जब आज़ाद हुआ था तो डिवाइड किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हालांकि वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान और बीच में इंडिया था। व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन अगस्त 1947, जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिला था, इट फेस्ड अ सीरीज ऑफ ग्रेट चैलेंजेस। तो क्या करा कि इसके पास एक दो चैलेंज नहीं बल्कि कई चैलेंजेज आए। एज ए रिजल्ट ऑफ पार्टीशन 8 मिलियन रिफ्यूजी हैड बिकम इनटू द कंट्री फ्रॉम व्हाट वाज नाउ पाकिस्तान। तक पार्टीशन के कारण जो लगभग 80 लाख लोग जो है रिफ्यूजी हो चुके थे, जो इंडिया में आए थे, है ना, जो वहाँ से आए थे पाकिस्तान से। उनके पास ना घर था ना कोई जॉब था। द पीपल हैड टू फाउंड होम्स एंड जॉब्स। देन देयर वाज ए प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट। उसके साथ ही प्रिंसली स्टेट का प्रॉब्लम था। प्रिंसली स्टेट का प्रॉब्लम मतलब कि कई छोटे, हमारा देश जो कई छोटे मोटे राज्य में बटा हुआ था, ऑलमोस्ट 500 देम, लगभग 500 प्रिंसली स्टेट थे। ईच रूल्ड बाय ए महाराजा और नवाब। हर जगह या तो महाराजा का रूलिंग था या तो नवाब का। ईच ऑफ हुम हैड टू बी परसुएडेड टू ज्वाइन द न्यू नेशन। और हर किसी को मनाना पड़ा, परसुएड करना पड़ा उनको इस कंट्री को ज्वाइन करने के लिए। द प्रॉब्लम्स ऑफ द रिफ्यूजी एंड ऑफ द प्रिंसली स्टेट हैड टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली। तो ये जो रिफ्यूजी का प्रॉब्लम था और प्रिंसली स्टेट का प्रॉब्लम था, इसको तुरंत वहाँ पे सॉल्व करना पड़ा। इन द लॉन्गर टर्म द न्यू नेशन हैड टू अडॉप्ट अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट वुड बेस्ट सर्व द होप्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। वही लंबे टर्म में देखा जाए, लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो जो कंट्री बना था नया, उसके पास एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए था जो कंट्री के पॉपुलेशन का जो आशाएं थी, उम्मीदें थी, उसको पूरा कर सके। यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गांधी एसेज बीइंग इमेज्ड इन इलाहाबाद। तो इलाहाबाद का सीन है। महात्मा गांधी का जो राग था उनके जलने के बाद, है ना, फरवरी 1948 में, उसको गंगा नदी में मिलाया जा रहा था। तो लेस देन 6 मंथ आफ्टर इंडिपेंडेंस द नेशन वाज इन मॉर्निंग। क्या कह रहा है कि 6 मंथ इंडिपेंडेंस के लगभग 6 महीने बाद ही नेशन में एक शोक का लहर फैला। ऑन 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी वाज एसेसिनेटेड। तो महात्मा गांधी को मार दिया गया, ठीक है। और दैट इवनिंग स्टैंड नेशन हर्ड जवाहरलाल नेहरू मूविंग स्टेटमेंट ऑल ओवर रेडियो। तो क्या करें, ऑल इंडिया रेडियो पे जवाहरलाल नेहरू का एक मैसेज आया उस दिन कि द लाइट हैज़ गोन ऑफ आवर लाइफ, यानी कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर। आवर बिलव्ड लीडर द फादर ऑफ नेशन इज नो मोर, है ना। आगे भी पढ़ते हैं। तो इंडियाज पॉपुलेशन इन 1947 वाज लार्ज। इंडिया का पॉपुलेशन भी 1947 में भी बड़ा ही था, ऑलमोस्ट 345 मिलियन। उस समय जो है 345 मिलियन था, यानी लगभग 34 करोड़। लेकिन अभी के मुकाबले देखा तो लगभग 1/3 ही है, 1/3 अभी के मुकाबले। इट वॉज ऑल्सो डिवाइडेड, ये भी डिवाइड किया गया था। डिवीजन बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट का कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन 345 मिलियन था, लेकिन इसके बीच में क्या काफ़ी कई तरह का डिवीजन था। जैसे हाई कास्ट और लो कास्ट के बीच में डिवीजन था। बिटवीन द मेजोरिटी हिंदू कम्युनिटी एंड इंडियन हु प्रैक्टिस्ड अदर फेथ्स। तो यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी में उस समय थे और बाकी भी इंडियन लोग थे तो दूसरे फेथ को मानते थे। द सिटीजन्स ऑफ दिस वास्ट लैंड स्पोक मैनी डिफरेंट लैंग्वेज। सिटीजन है इस बड़े ज़मीन के, मतलब कि पूरे भारत में जो सिटीजन है कई तरह के लैंग्वेज बोलते थे, कई तरह के ड्रेस पहनते थे, कई तरह के खाना खाते थे, उनका खाना अलग था, है ना। प्रैक्टिस डिफरेंट प्रोफेशन, उनका प्रोफेशन अलग था। हाउ कुड दे मेड वी लिव टुगेदर इन वन नेशन स्टेट। तो उनको कैसे एक जगह रहा जाए, इसके लिए यहाँ पे समझौता करना पड़ा। टू द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी वाज एडेड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट। तो क्या करा कि जिस तरीके से यूनिटी का प्रॉब्लम था, साथ ही साथ डेवलपमेंट का भी प्रॉब्लम था। एट इंडिपेंडेंस द वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडिया लिव्ड इन द विलेजेज। आज़ादी के समय इंडिया का एक बड़ा पॉपुलेशन गाँव में रहता था। फार्मर्स एंड पीजेंट डिपेंडेंट ऑन द मानसून फॉर देयर सर्वाइवल। फार्मर जो थे मानसून पे अपने डिपेंड करते थे सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन यापन के लिए बरसात पर डिपेंड करते थे। सो डिड नॉन फार्म सेक्टर ऑफ द रूरल इकोनॉमी। और फॉर इट क्रॉप फेल्ड बार्बर्स, कारपेंटर, वीवर्स एंड अदर सर्विस ग्रुप्स हु कुड नॉट पेड फॉर द सर्विस आइदर। क्या कह रहा है, और यदि फसल जब खराब हो जाता था तो बाकी जो लोग थे, जो कारपेंटर, बार्बर्स, ये सब जो थे, इनके जीवन यापन पे भी प्रभाव आता था। इन सिटीज फैक्ट्री वर्कर्स लिव्ड इन क्राउडेड स्लम। सिटी में जो है फैक्ट्री वर्कर थे वो स्लम में रहते थे। स्लम ऐसे एरिया को बोलते हैं जहाँ पे लिविंग कंडीशन काफ़ी ख़राब होता है। विथ लिटिल एक्सेस टू एजुकेशन और हेल्थ केयर, जिनके पास हेल्थ केयर या एजुकेशन के लिए काफ़ी कम एक्सेस था। क्लियरली द न्यू नेशन हैड टू लिफ्ट इट मासेज आउट ऑफ पॉवर्टी। तो इसे क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो नया नेशन बना, नया राष्ट्र बना, उसको अपने सारे पॉपुलेशन को यहाँ से पॉवर्टी से बाहर निकालना पड़ेगा बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड बाय प्रमोटिंग न्यू जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज। तो किस तरीके से, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा करके, नया जॉब क्रिएट करके, इंडस्ट्री सेटअप कर करके। यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो हैंड इन। और यूनिटी और डेवलपमेंट दोनों हैंड इन हैंड, यानी कि दोनों एक साथ चलेगा। इफ द डिवीजन बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडिया वर नॉट हील्ड
दे कुड रिजल्ट इन वायलेंट एंड कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट, हाई कास्ट फाइटिंग विद द लो कास्ट हिंदूज विद मुस्लिम एंड सो ऑन। और ये जो डिवीजन है यदि इसको नहीं यहाँ पे यूनिटी में बदला जाएगा तो इसके कारण से क्या होगा कि लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, जैसे हाई कास्ट लो कास्ट के बीच में लड़ाई, हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई। At the same time, if the fruits of economic development didn't reach the broad masses of the population, it could create fresh division, for example between the rich and the poor। वहीं देखा जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मिलेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फलस्वरूप जो इंडिया को प्राप्त होगा, यदि इंडिया के सारे लोगों को इक्वली वो नहीं मिल पाएगा तो यहाँ पे भी डिवीजन हो जाएगा, जैसे अमीर और गरीब का डिवीजन, शहर और गाँव का डिवीजन जो है, बिटवीन रीजन्स ऑफ इंडिया डेट वर प्रोस्पेरस एंड रीजन डेट लैग्ड बिहाइंड। कुछ रीजन जो है ज़्यादा प्रोस्पेरस हो जाएंगे और कुछ रीजन जो है यहाँ पे पीछे छूट जाएंगे, पिछड़ा क्षेत्र हो जाएंगे। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटेन। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे लिखा गया, बिटवीन दिसंबर 1956 एंड नवंबर 1949 सम 300 इंडियंस हैड अ सीरीज ऑफ मीटिंग्स ऑन द कंट्री द पॉलिटिकल फ्यूचर। तो क्या अगर दिसंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1949 तक लगभग जो 3 साल का समय है, इसमें लगभग 300 इंडियन जो है कई बार मिले कि कंट्री का पॉलिटिकल फ्यूचर कैसा होगा उसके बारे में डिस्कस किए। द मीटिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली। जो मीटिंग होता था न्यू दिल्ली में होता था, लेकिन पार्टिसिपेंट जो इसमें आते थे पूरे इंडिया से आते थे, एंड फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से आते थे। दिस डिस्कशन रिजल्टेड इन द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। ये जो डिस्कशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये जो है हमारे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। वन ऑफ द फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्शन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन फीचर यहाँ पे देखा जाए तो उसमें एक फीचर था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं जहाँ पे हर किसी को वोट देने का अधिकार हो। ऑल इंडियन अबव द एज ऑफ 21, उस समय 21 ईयर रखा गया था, है ना, बाद में इसको चेंज किया गया था। तो जितने भी इंडियन है जो 21 साल के ऊपर के हैं उनको अलाउ किया गया कि वोट दे सकते हैं, नेशनल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वोट भी दे सकते हैं। देयर वाज ए रिवोल्यूशनरी स्टेप फॉर नेवर बिफोर हैड इंडियंस बीन अलाउड टू चूज देयर ओन लीडर्स। एक रिवोल्यूशनरी स्टेट था, रिवोल्यूशनरी स्टेप था। रिवोल्यूशनरी स्टेप कहने होते क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि इसके पहले कई इतने बड़े ज़्यादा नंबर में किसी भी इंडियन को, जैसे उस समय पहले उसके पहले भी वोटिंग राइट था लेकिन इतना ज़्यादा नंबर में नहीं था। कहने का मतलब कि कुछ कंडीशन था कि किसी के पास इतना इनकम होना चाहिए, या फिर वीमेन को नहीं था, सिर्फ मेन का था, मेन में भी डिफरेंट कंडीशन के था, है ना, कि उसके पास इतना इनकम होना चाहिए, इतना टैक्स देते रहना चाहिए, इस तरीके का था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर चीज़ को न देखते हुए, है ना, मतलब कि हर चीज़ को इग्नोर करते हुए हर किसी को वोट देने का राइट होगा यदि वो 21 प्लस है तो। इन अदर कंट्रीज सच एज यूके एंड द यूनाइटेड स्टेट दिस राइट हैज बीन ग्रांटेड इन स्टेजेस। दूसरे कंट्री में जो राइट है यूएस और यूके में जो है, ये जो राइट है ये स्टेजेज में दिया गया, मतलब कि बारी बारी से करके दिया, पहले मेन को, फिर प्रोस्पेरस लोगों को, उसके बाद वीमेन को। फर्स्टली ओनली मेन ऑफ प्रॉपर्टी है टू वोट। पहले जो है सिर्फ आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी होता था उनको वोट देने का राइट दिया था। द मेन हु वेर एजुकेटेड वर आल्सो एडेड। उसके बाद जो ऐसे लोग ऐड किए जो एजुकेटेड थे। वर्किंग क्लास मेन गेट द वोट आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल। जो वर्किंग क्लास था वो काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद वोटिंग राइट पाया। फाइनली आफ्टर अ बीटर स्ट्रगल ऑफ देयर ओन अमेरिकन एंड ब्रिटिश वुमेन ग्रांटेड द वोट। बाद में वीमेन को मिला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद। ऑन द अदर हैंड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया चूज टू ग्रांट हिज राइट टू ऑल हिज सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर क्लास और एजुकेशन। लेकिन देखा जाए तो इंडिया जो है आज़ादी के तुरंत बाद अपने सारे सिटीजन को वोटिंग राइट दे दिया, ये न देखते हुए कि कौन किस जेंडर का है, किस क्लास का है, क्या एजुकेशन क्वालिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में दिखाया है। जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूसिंग द रिजोल्यूशन दैट आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक अक्टूबर रिवोल्यूशन आया था जिसको ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फोटो है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा वहाँ संसद भवन में ही बैठा करता था, जैसे आप संसद भवन का फोटो देखते हैं ना आज टीवी पे, उसी तरह से ये बिल्कुल वही रूम है। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अ सेकंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट इट ग्रांटेड इक्वलिटी बिफोर द लॉ ऑफ सिटीजन्स। इसका दूसरा फीचर क्या है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ देता है ऑल सिटीजन को, सारे सिटीजन को बराबर ट्रीट करता है रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट और रिलीजियस एफिलिएशन। देयर वेर सम इंडियंस हु विश दैट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द नेशन बी बेस्ड ऑन हिंदू आइडियल्स। कह रहा है कि कुछ ऐसे इंडियंस हैं जो हिंदू आइडियल्स को लाना चाहते थे यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में, एंड दैट इंडिया इटसेल्फ रन एज हिंदू स्टेट। दे पॉइंटेड टू एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान। और एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तान को दिखाते थे कि पाकिस्तान जैसे मुस्लिम कंट्री बना है उसी तरह से इंडिया को हिंदू कंट्री बनाना चाहिए। हाउएवर द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, है ना, काफ़ी सेकुलर मिजाज के आदमी थे। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वाज वन ऑफ द ओपिनियन दैट इंडिया कुड नॉट बी एंड मस्ट नॉट बिकम अ हिंदू पाकिस्तान, है ना। जवाहरलाल नेहरू के नज़र में था कि इंडिया जो है सिर्फ हिंदू का देश नहीं बनकर रह जाना चाहिए। बिसाइड मुस्लिम आल्सो इंडिया मुस्लिम्स इंडिया आल्सो द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सिख एंड क्रिश्चियंस। क्या मुस्लिम के अलावा इंडिया में सिख और क्रिश्चियन का भी पॉपुलेशन एज वेल एज मैनी पारसी एंड जैन, और कई पारसी और जैन भी रहते हैं। अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दे वुड हैव द सेम राइट एज हिंदू। नए कॉन्स्टिट्यूशन में उनके पास
बराबर राइट दिया गया हिंदू के, जहाँ तक कि ज़्यादा ही दे दिया गया है। द सेम अपॉर्चुनिटी व्हेन इट केम टू सीक जॉब, यदि जॉब में हो तो उनके लिए बराबर मौका मिलेगा, जितना हिंदू को उतना ही सबको। तीसरा फीचर क्या है, थर्ड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट इट ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेज फॉर पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिसएडवांटेज, है ना, जो पुअरेस्ट लोग हैं या फिर जो डिसएडवांटेज लोग हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी डिस्क्राइब इंडिया एज स्लर एंड अ ब्लॉट ऑफ देयर फेयर नेम ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है कि अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस को यहाँ पे कहा गया कि ये जो है इंडिया के नाम के ऊपर धब्बा है उसको मिटाना चाहिए ना, प्रैक्टिस को, अनटचेबिलिटी को हटाया गया। हिंदू टेम्पल्स प्रीवियसली ओपन टू ओनली हायर कास्ट, जो हिंदू टेम्पल थे वहाँ सिर्फ पहले हायर कास्ट के लोग जा पाते थे, उनको अब हर किसी के लिए ओपन किया गया, इंक्लूडिंग फॉर्मर अनटचेबल, जो अछूत लोग थे उनके लिए भी। आफ्टर लॉन्ग डिबेट द कंस्टिट्यूएंट असेंबली also recommended that a certain percentage of seats in legislature as well in job of government should reserve for member of the lower caste। क्या कह रहा है कि कई लंबे डिबेट के बाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे इस नतीजे पर पहुंचे कि कुछ परसेंटेज जॉब जो है लेजिस्लेचर में, यानी कि संसद में, विधानसभा ये सब में, और जॉब में भी रिजर्व किया जाए लोअर कास्ट के लोगों के लिए। इट हैड बीन आर्ग्यूड दैट सम ऑफ द अनटचेबल और दे हैज बीन नोन एन हरिजन्स कैंडिडेट डिडंट हैव गुड एनफ ग्रेड टू सेट इन द प्रेस्टिजियस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बट वन मेंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली H.J. खंडेरकर आर्ग्यूड दैट इट वाज अपर कास्ट who were responsible for the हरिजन being unfit today, addressing his more privileged colleagues। तो जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके फेवर में ये कहा गया कि अनटचेबल को क्यों यहाँ पे आरक्षण दिया जाना चाहिए हरिजन लोगों को, क्योंकि उनके पास कोई उतना एनफ, मतलब उनके पास उतना एजुकेशन नहीं है कि अच्छे अच्छे एग्जाम में वो बैठ सके। सरकारी एग्जाम में जो एग्ज़ाम होता है सरकारी जॉब के लिए, वहाँ पे उनके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए उनके पास उतने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है ना। और यहाँ पे कहा गया कि अपर कास्ट ही इसके लिए जिम्मेवार है। अपर कास्ट जो हरिजन लोगों को पढ़ने नहीं दिया है, इसलिए अपर कास्ट जिम्मेवार है, तो इनके हिस्से से काट करके आरक्षण दिया जाएगा। वी वर सप्रेस्ड फॉर 1000 ऑफ ईयर, जैसे खंडेरकर के द्वारा कहा गया, कि वी वर सप्रेस्ड फॉर 1000 ऑफ ईयर्स, यू एंगेज्ड अस इन योर सर्विस टू सर्व योर ओन नीड्स एंड सप्रेस अस टू सच एन एक्सटेंड दैट नाइदर आवर माइंड्स नॉट आवर बॉडीज एंड नॉट आवर वर्क्स नॉट वी आर एबल टू मार्च फॉरवर्ड। क्या कह रहा है कि इनके द्वारा कहा गया, खंडेकर के द्वारा, कि हमको वी वर सप्रेस्ड फॉर 1000 ऑफ ईयर, हज़ारों सालों से तुम हम लोग को सप्रेस कर रहे हो, अपर कास्ट को ये बोले, और आप जो है मतलब अपर कास्ट के लोग जो हैं इनको अपनी सेवा में इंगेज किए, इनको काफ़ी ज़्यादा सप्रेस किए, इसलिए इनका ना दिमाग काम कर रहा है, ना बॉडी काम कर रहा है, ना इनका हार्ट काम कर रहा है, ना ही आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए इनको आरक्षण चाहिए। अलॉन्ग विद फॉर्मर अनटचेबल्स द आदिवासी और शेड्यूल ट्राइब आल्सो ग्रांटेड रिजर्वेशन इन द सीट एंड जॉब्स। तो इसी कारण जो है अनटचेबल्स के साथ साथ आदिवासी और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग उनको भी आरक्षण दिया गया। लाइक द शेड्यूल कास्ट दिस इंडियन टू हैड बीन डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो कहा जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट की तरह जो है जो ट्राइबल लोग थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सताया गया था। द ट्राइबल हैड बीन डिप्राइव्ड मॉडर्न हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, इनको मॉडर्न हेल्थ केयर और एजुकेशन से जो है वंचित रखा गया। वाइल देयर लैंड एंड फॉरेस्ट हैव बीन टेकन अवे बाय पावरफुल आउटसाइडर, वहीं बाहरी लोग आकर के इनके ज़मीन को छीन लिए। द न्यू प्रिविलेज ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वी आर मीन टू मेक अमेंड फॉर दिस, और यहाँ पे भी कहा गया कि ये जो है इन फ्यूचर अमेंडमेंट होता रहेगा संविधान में। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंट मैनी डेज डिस्कसिंग द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेज दोज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में ये भी डिस्कस होता रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। सब मेंबर थॉट दैट सेंट्रल इंटरेस्ट वुड बी फॉरमोस्ट, कुछ मेंबर को लगता था कि सेंटर का इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए। ओनली स्ट्रॉन्ग सेंटर इट वाज आर्ग्यूड, क्या कहा गया कि स्ट्रॉन्ग सेंटर ही जो इंडिया को बांध करके रख सकता है, पूरे देश के बारे में सोचेगा। अदर मेंबर टेल दैट प्रोविंसेस शुड हैव ग्रेटर ऑर्डर, में कुछ मेंबर को लगता था कि जो प्रोविंस है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको ज़्यादा पावर रहना चाहिए। अ मेंबर फ्रॉम मैसूर फियर दैट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम डेमोक्रेसी सेंटर्ड इन दिल्ली नॉट अलाउड टू वर्क इन द सेम सेंस एंड स्पिरिट इन रेस्ट ऑफ द कंट्री। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक मेंबर के द्वारा यहाँ पे कहा गया कि जो मैसूर के मेंबर थे उनके द्वारा कहा गया कि प्रेजेंट सिस्टम में डेमोक्रेसी दिल्ली के आसपास सेंटर्ड है और बाकी सारे कंट्री में इस तरीके से वर्क नहीं हो पाएगा यदि सेंटर स्ट्रॉन्ग रहेगा। अ मेंबर फ्रॉम मद्रास इंसिस्टेड दैट द इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेल बीइंग ऑफ पीपल ऑफ द प्रोविंसेज शुड रेट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मद्रास के एक मेंबर के द्वारा कहा गया कि जो इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वेल बीइंग पीपल के भलाई के लिए, है ना, प्रोविंसेज को देना चाहिए, यानी कि लोगों के कल्याण का जो सब्जेक्ट है वो लोगों के मतलब कि प्रोविंसेज को देना चाहिए। यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यहाँ पे बैठे हुए हैं, भीमराव रामजी अम्बेडकर इनका पूरा नाम था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रेस्पेक्टिवली रेफर टू एज बाबा साहेब, बिलोंग टू मराठी स्पीकिंग दलित फैमिली। अ लॉयर एंड इकोनॉमिस्ट, इज बेस्ट नोन फॉर रिवर्ड लीडर ऑफ द दलित एंड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ टू बी बैलेंस दिस कंपीटिंग क्लेम्स। तो जो क्लेम था कि सेंटर को पावरफुल होना चाहिए कि स्टेट को पावरफुल होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जो है एक तीसरा लिस्ट जोड़ा गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग कनकरेंट लिस्ट। ठीक है, 3 लिस्ट दिया गया, जैसे यूनियन लिस्ट विद सब्जेक्ट सच एज टैक्सेस, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। तो यूनियन लिस्ट में जो नेशनल लेवल के सब्जेक्ट हैं उसको रखा गया है।
ठीक है। विच कुड बी एक्सक्लूसिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर, सेंटर के लिए ही इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इस पे जो जिम्मेवारी होगा सेंटर का होगा। स्टेट लिस्ट उसमें जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये सब रखा गया। और एक है करंट लिस्ट, इस पे दोनों का रखा गया। अंडर विच वुड सम सब्जेक्ट सच एज फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर इन विच सेंटर एंड स्टेट हैव ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे दोनों का ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। अनदर मेजर डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसर्न लैंग्वेज, एक और मेजर डिबेट हुआ लैंग्वेज के लिए कि कौन सा लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। मैनी में बिलीव दैट इंग्लिश लैंग्वेज शुड लीव इंडिया विद द ब्रिटिश रूलर्स, क्या कह रहा है कि कई लोगों को ऐसा विश्वास था कि ब्रिटिश रूलर के जाते ही इंडिया से इंग्लिश लैंग्वेज भी चला जाएगा। इट्स प्लेस दे आर्ग्यू दैट शुड बी टेकन बाय हिंदी, और उसके जगह पर हिंदी लैंग्वेज इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। हाउएवर दोज हु डिडंट स्पीक हिंदी वेयर ऑफ डिफरेंट ओपिनियन, लेकिन जो हिंदी नहीं बोलते थे उनका ओपिनियन, उनका राय कुछ और था। स्पीकिंग इन द असेंबली टी कृष्णमाचारी कन्वेड अ वार्निंग ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ साउथ, तो टी कृष्णमाचारी जो साउथ से आते थे उनके द्वारा कहा कि साउथ के लोगों की तरफ से हम कहते हैं कि सम ऑफ हम थ्रेटन टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया इफ हिंदी वाज इम्पोज्ड ऑन देम, है ना, कि यदि इंडिया हिंदी इम्पोज किया जाएगा तो इंडिया से वो अलग हो जाएंगे। अ कंप्रोमाइज विच फाइनली अराइव्ड, तो इसी कारण एक कंप्रोमाइज़ किया गया, नेमली दैट वाइल हिंदी वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी जो है इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। इंग्लिश वुड बी यूज इन कोर्ट सर्विस एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए कोर्ट में सर्विस में इंग्लिश यूज किया जाएगा। बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर, यदि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो वहाँ पे इंग्लिश यूज किया जाएगा। यानी इंडिया एक ऐसा देश होगा जो देसी लैंग्वेज के मदद से बांटा हुआ है, लेकिन एक विदेशी लैंग्वेज से यूनाइटेड है ना, डिवाइडेड बाय अ नेटिव लैंग्वेज एंड यूनाइटेड बाय अ फॉरेन लैंग्वेज। मैनी इंडियंस कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई लोगों का योगदान था, बट परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल वाज प्लेड बाय बी आर अम्बेडकर, तो भीमराव रामजी अम्बेडकर के द्वारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया। हुआ द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ऐसे कई कमेटी थे लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। अंडर वन हुज सुपरविजन द डॉक्यूमेंट वाज फाइनलाइज, ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर ही फाइनली डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइज होता था कि हाँ ये चीज़ छपेगा या नहीं छपेगा, इस तरीके से। इन इज फाइनल स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर अम्बेडकर पॉइंटेड आउट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैड टू बी अकम्पेनिड बाय इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, कहा जा रहा है कि फाइनल स्पीच में इनके द्वारा कहा गया कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी भी होना चाहिए। गिविंग द राइट टू वोट वुड नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू द रिमूवल और अदर इनइक्वलिटीज, क्या करें कि यदि सिर्फ वोटिंग राइट दे देने से बाकी जो इनइक्वलिटी असमानता वो नहीं हटेगा, जैसे अमीर और गरीब, वोटिंग राइट देने से अमीर गरीब में क्या अंतर खत्म तो नहीं होगा, या फिर अपर और लोअर कास्ट के बीच के अंतर खत्म तो नहीं होगा यहाँ से। विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ही सेड, नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो बोले कि इंडिया वाज गोइंग टू द इंटर इनटू लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी, इन द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वलिटी। ठीक है, कह रहा है कि पॉलिटी में तो इक्वलिटी है, हर किसी को सेम राइट है वोट करने का, खड़ा होने का भी, मतलब इलेक्शन में खड़ा होने का भी अधिकार है, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में इनइक्वलिटी है। इन पॉलिटिक्स वी विल रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, क्या कह रहा है कि पॉलिटिक्स में तो हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि वन मैन वन वोट वन वैल्यू। इन अवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शॉल बी रीजन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू, है ना, हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ पे वन मैन वन वैल्यू को डिनाई करता है। नेक्स्ट, हाउ वर स्टेट्स बी फॉर्म, तो स्टेट कैसे बनाया जाए इस बात पे डिस्कस था। तो बैक इन द 1920 इंडियन नेशनल कांग्रेस द मेनली पार्टी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल प्रोमिस दैट वंस कंट्री वन इंडिपेंडेंस ईच मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप वुड हैव बी नॉट प्रोमिस, क्या कह रहा है कि कांग्रेस का 1920 में ये वादा किया गया था कि एक बार जो है आज़ादी मिल जाए उसके बाद हर लैंग्वेज के लोगों के लिए एक अलग प्रोविंस बनाएंगे, अलग स्टेट बनाएंगे, है ना। हाउएवर आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस डिडंट टेक एनी स्टेप, लेकिन क्या कह रहा है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, अपने प्रॉमिस को नहीं पूरा किया। फॉर इंडिया हैड बीन डिवाइडेड ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, क्या करें, इंडिया जो है रिलीजन के बेसिस पे बांटा गया था। डिस्पाइट द विशेज एंड एफर्ट ऑफ महात्मा गांधी के विशेष के खिलाफ। फ्रीडम हैड कम नॉट वन नेशन बट टू, क्या करें, फ्रीडम जो है एक देश को नहीं बल्कि दो नेशन का। एज रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया मोर देन 1 मिलियन ऑफ पीपल हैड बीन किल्ड इन राइट्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, तो पार्टीशन के बाद जो राइट हुआ, यहाँ पे दंगा हुआ था, उसमें कई लोग मारे गए, अनेकों हिंदू लोग मारे गए। कुड द कंट्री अफोर्ड फर्दर डिवीजन ऑफ द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो यहाँ पे ये एक यहाँ पे कॉन्सेंसस बन रहा था, एक राय यहाँ पे उठ रहा था कि क्या फिर से लैंग्वेज के आधार पे बांट दिया जाए। कहने मतलब कि यदि स्टेट लैंग्वेज के आधार पे बना दिया जाएगा तो हो सकता है कि इन फ्यूचर डिवीजन के फिर से कंट्री को डिवाइड करने की बात उठ जाए लैंग्वेज के आधार पे, कि इस लैंग्वेज वाले को अलग स्टेट अलग कंट्री दे दो, है ना। तो इसलिए यहाँ के जो गवर्नमेंट थे वो चाहते थे कि लैंग्वेज के आधार पर राज्यों का बंटवारा ना हो। बोथ प्राइम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, तो लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाने के दोनों विपक्ष में थे। आफ्टर द पार्टीशन नेहरू से डिसरप्शनिस्ट टेंडेंसी हैड कम टू द फोर्स टू चेक देम, द नेशन वुड बी स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड। और एज पटेल क्या कह रहा है कि नेहरू जी का कहना था कि कुछ डिसरप्शनिस्ट पॉलिसी, यानी कि जो डिसरप्शन करने वाले पॉलिसी हैं, टेंडेंसी हैं, आए हैं, है ना, और जो नेशन को स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, यूनाइटेड रहना पड़ेगा। पटेल जी के द्वारा कहा गया कि द फर्स्ट एंड लास्ट नीड ऑफ इंडिया एट द प्रेजेंट मोमेंट इज शुड बी मेड अ नेशन,
तो कहा जा रहा है कि सबसे पहला ज़रूरत है, पटेल जी ने कहा कि अभी सबसे पहला ज़रूरत ये है कि इंडिया को एक राष्ट्र के रूप में डेवलप किया जाए। एवरीथिंग विच हेल्प द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हैड टू गो फॉरवर्ड, जो भी राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ाता है उसको आगे आना चाहिए, ठीक है, और जो इसका विरोधी है, जो इसको बाधा पहुंचाता है राष्ट्र बनने में, उसको रिजेक्ट अभी करना चाहिए। वी हैव अप्लाइड दिस टेस्ट टू लिंग्विस्टिक प्रोविंसेज ऑल्सो, यही चीज़ हम लिंग्विस्टिक प्रोविंसेज में अप्लाई किए गए हैं, है ना, कि अभी इसको हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब अभी लैंग्वेज के आधार पर हम लोग स्टेट नहीं बना सकते। दैट द कांग्रेस लीडर वुड नाउ गो बैक ऑन देयर प्रॉमिस क्रिएटेड ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, तो कांग्रेस लीडर जो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रहे थे, इस कारण से काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ। द कन्नड़ स्पीकर, मलयालम स्पीकर, मराठी स्पीकर एंड आल्सो लुक फॉरवर्ड टू लिविंग देयर ओन स्टेट। क्या करें कि जो कन्नड़ बोलने वाले लोग थे, मराठी बोलने वाले लोग थे, मलयालम वाले लोग थे, ये लोग भी एक सपना देखे थे कि उनका एक अपना स्टेट होगा। द स्ट्रॉन्गर प्रोटेस्ट हम कह रहे तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, तो मद्रास प्रेसिडेंसी का तो तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा विरोध देखने को मिला। फिर नेहरू वेंट टू कैंपेन देयर ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन ऑफ 1952, 1952 के जनरल इलेक्शन में नेहरू जो वहाँ पे जब वोट मांगने में गए, ही वॉज मेट विद ब्लैक फ्लैग एंड स्लोगन डिमांडिंग यू पार्ट आंध्रा, तो वहाँ पे स्लोगन नारा लगाया गया कि हम लोग आंध्र प्रदेश चाहते हैं। इन अक्टूबर ऑफ दैट ईयर वेटनर गांधीयन नेम पोटी श्रीरामुल्लू, ठीक है, पोटी श्रीरामुल्लू नाम था एक आदमी का, ठीक है, जो हंगर पे बैठे, मतलब कि फास्ट एंड टू डेथ पे बैठे, हड़ताल पे बैठे बोल सकते हैं, भूखे प्यासे आंध्र प्रदेश के डिमांड के लिए, और उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। इस कारण से फिर बाद में आंध्र प्रदेश बना दिया जाता है। हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं उनका फोटो, पोटी सीतारामल्लू, वो डाइड फास्टिंग फॉर सेपरेट स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकर, तेलुगु स्पीकर के लिए एक अलग स्टेट बनाने के लिए अपना प्राण त्याग दिए। ऑन 15 दिसंबर 1952, 58 डे एंड टू इज पास, 58 दिन के फास्टिंग के बाद, 58 दिन के हड़ताल के बाद बोल सकते हैं ऐसे, भूखे प्यासे रहने पे इनका डेथ हो गया। एज ए न्यूज पेपर पुट इट द न्यूज ऑफ पासिंग ऑफ श्रीरामुल्लू एंटायर आंध्र इन द केओस, क्या कह रहा है कि इनका जैसे ही न्यूज़पेपर में न्यूज़ आया इनके डेथ का, तो पूरा आंध्र प्रदेश जो था, पूरा जो इलाका था आंध्र प्रदेश का, वो केओस में आ गया, मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मच गया। द प्रोटेस्ट वर सो वाइड स्प्रेड इंटेंस दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू गिव इन टू डिमांड, तो प्रोटेस्ट इतना बड़ा ज़्यादा हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात को मानना पड़ा। 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 को अ न्यू स्टेट ऑफ आंध्र केम इनटू बीइंग व्हिच सब्सिक्वेंटली बिकम आंध्र प्रदेश, उसी का नाम आंध्र प्रदेश पड़ा। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आंध्र अदर लिंग्विस्टिक कम्युनिटी ऑल्सो डिमांडेड देयर ओन सेपरेट स्टेट, तो जब आंध्र प्रदेश बन गया तो बाकी दूसरे लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, मराठी, मलयालम, कन्नड़, ये सब मांगने लगे अपना। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन और सेटअप, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप किया, भी सबमिटेड रिपोर्ट इन 1956, 1956 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया, रिकमेंडिंग द रीड्राइंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंशियल बाउंड्री टू फॉर्म कॉम्पैक्ट प्रोविंस ऑफ असामीज, बंगाली, उड़िया, यानी कि हर एक लैंग्वेज के लिए एक अलग अलग बात बनाने का वो बोल दिया कि हर एक लैंग्वेज के लिए एक अलग अलग स्टेट बना दीजिए। द लार्ज हिंदी स्पीकिंग रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया ऑल्सो टू ब्रोकन इनटू सेवरल स्टेट, अब नॉर्थ इंडिया में तो बड़े कई लोग स्टेट, मतलब कई स्टेट में हिंदी ही बोला जाता है, तो इसको किस आधार पर बांटा जाए ये भी सोचा जाने लगा। A little later 1960 the bilingual state of Bombay was divided into separate for मराठी एंड गुजराती, जैसे 1960 में बांटा गया बॉम्बे और गुजरात को, बॉम्बे मराठी के लिए और गुजराती के लिए गुजरात। इन 1966 द स्टेट ऑफ पंजाब वाज आल्सो डिवाइडेड, 1966 में पंजाब को हरियाणा बनाया गया, बांटकर पंजाब और हरियाणा। द फॉर्मर पंजाबी स्पीकर, पंजाब पंजाबी के लिए और हिंदी के लिए हरियाणा। लेटर फॉर नॉट पंजाबी, जैसे क्या करें कि हरियाणवी बोलते थे या फिर हिंदी बोलते थे, उनके लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ए लिंग्विस्टिक, द मेकिंग ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, जो इस कलर में है वो प्रिंसली स्टेट है, येलो वाला ब्रिटिश इंडिया है। हालांकि उसके बाद आज़ादी के बाद सब जो है एक ही हो गया था, मतलब कि सारा इंडिया में ही मिल गया था। आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, तो इस तरीके का कुछ मैप वहाँ पे दिखता था उस समय जब बनाया गया था, ठीक है। स्टेट सीज टू बी प्रिंसली स्टेट एज एन फिर प्रिंस एग्री टू मर्जर विथ इंडिया और पाकिस्तान, क्या करें कि स्टेट जो है प्रिंसली स्टेट से तभी हट जाता था, मतलब वहाँ से इंडियन स्टेट में मिल जाता था जब उसके राजा जो है इंडिया मिलने के लिए साइन कर देते। मैनी ऑफ दीज स्टेट रिटेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अंटिल 31 अक्टूबर 1950, लेकिन कई जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में रखे 31 अक्टूबर 1956 तक। हेंस द कैटेगरी एज वेल प्रिंसली स्टेट फॉर द पीरियड 1947-48 टू 31 अक्टूबर 1956, यानी कि कई प्रिंसली स्टेट को 56 तक राज करने दिया गया था 1956 तक, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रिंसली स्टेट यहाँ पे, ये सब प्रिंसली स्टेट है। जैसे राजस्थान वाला इलाका भी उस समय तक 56 तक भी प्रिंसली स्टेट था, है ना, इधर भी आप देख सकते हैं। अब इस मैप को आप देख सकते हैं, है ना, ये मैप जो है 1975 के आसपास का है, हाँ 1975 का ही है। इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्या क्या नहीं देखने के लिए मिल रहा है, तो सबसे पहले आपको तेलंगाना देखने के लिए नहीं मिल रहा, नीचे में यदि देखा जाए तो, है ना, तेलंगाना अभी ऐसे कुछ है समथिंग। उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ देखने के लिए नहीं मिल रहा क्योंकि ये 2000 में बना है। उसके बाद बिहार में झारखंड आपको देखने को नहीं मिलेगा, और उत्तर प्रदेश में यहाँ पे उत्तराखंड नहीं मिलेगा देखने के लिए, है ना, तो ये सब 2000 में बना है।
ठीक है। तो 1975 का MF है। आगे यदि बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक ब्रिज का फोटो दिखाया, ब्रिज ऑन द महानदी रिवर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि महानदी रिवर पे हीराकुंड डैम, एक्चुअली ब्रिज एक्चुअली गलत आई थिंक हो गया होगा, यहाँ पे ये डैम जो है हीराकुंड डैम का इमेज है जो महानदी रिवर पे है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे है प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट, और इधर देख लेते हैं गांधी सागर बांध है, गांधी सागर डैम कौन से नदी पे आप बताइए कमेंट सेक्शन में यदि जानते हो तो। एक्चुअली यहाँ पे लिखा भी गया, दिस वाज द फर्स्ट ऑफ द 4 डैम बिल्ट ऑन द चंबल रिवर इन मध्य प्रदेश। तो गांधी सागर बांध जो है चंबल रिवर पे है, मध्य प्रदेश में 4 बांध बनाए गए थे उस समय, उसमें पहला बांध ये है, 1960 में कंप्लीट हो गया था। अब पढ़ते हैं प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए कैसे काम किया जाए उसके लिए प्लान किया जा रहा था यहाँ पे, है ना, डेवलपमेंट के लिए प्लान किया जा रहा था। लिफ्टिंग इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी, इंडिया को और इंडियंस को दोनों को पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए, एंड अ बिल्डिंग ऑफ मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस वर अमंग द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू नेशन। तो नए राष्ट्र का क्या ऑब्जेक्टिव था कि एक इंडस्ट्रियल और टेक्निकल बेस बनाया जाए। इन 1950 द गवर्नमेंट सेटअप अ प्लानिंग कमीशन, 1950 में गवर्नमेंट के द्वारा प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया टू हेल्प डिजाइन एंड एग्जीक्यूट सुटेबल पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देयर वाज अ ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन व्हाट वाज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो क्या है कि मिक्स्ड इकोनॉमी को यहाँ पे लागू किया गया। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि कुछ चीज़ सरकारी और कुछ चीज़ प्राइवेट होगा। हियर बोथ द स्टेट एंड द प्राइवेट सेक्टर विल प्ले इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री रोल इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने में प्राइवेट सेक्टर और स्टेट को दोनों को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा यहाँ पे जॉब जनरेट करने। व्हाट स्पेशली दीज रोल्स वेयर टू बी विच इंडस्ट्री शुड इनिशिएटेड बाय द स्टेट। क्या करें कि किस चीज़ का कंपनी सेटअप किया जाएगा, कैसा मार्केट होगा, है ना, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ये भी एक प्लानिंग कमीशन के द्वारा डिफाइन किया जाता था। इन 1956 द सेकंड 5 ईयर प्लान फॉर्मुलेटेड। 1951 से लेकर 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला। 1956 के बाद जो है सेकंड 5 ईयर प्लान आया, वाज फॉर्मुलेटेड दिस फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो इसका मेन फोकस क्या था, तो हैवी इंडस्ट्रीज पे, यानी कि जो स्टील इंडस्ट्री है, बड़ा बड़ा डैम बनाया, इस पे फोकस था। दिस सेक्टर वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट, और ये सेक्टर स्टेट के अंदर था, यानी राज्य सरकार के जिम्मे था, मतलब सरकार के जिम्मे था ऐसा बोल सकते हैं, प्राइवेट के जिम्मे नहीं था। दिस फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्री इन द एफर्ट ऑफ स्टेट रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी वाज टू गाइड इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड। मतलब आने वाले कुछ दशकों के लिए यही नियम रहेगा, है ना, राज्य सरकार सरकार के द्वारा ही यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह सेटअप किया जाएगा। दिस अप्रोच हैड मैनी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, इसके कई सपोर्टर हैं, तो कुछ इसके क्रिटिक्स भी है, तो कुछ इसके विरोधी भी थे। सम फेल डेट इट हैड पुट इनएडुकेट एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर। क्या करें कि कुछ लोग मानते थे कि इंडस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देने से एग्रीकल्चर पे अब पर्याप्त मात्रा में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अदर आर्ग्यू डेट इट हैड नेग्लेक्टेड प्राइमरी एजुकेशन। कुछ लोग यहाँ पे कहते थे कि इसके कारण प्राइमरी एजुकेशन नहीं होगा क्योंकि इंडस्ट्री में काम करने के लिए बच्चों को ले जाया जाएगा। स्टिल अदर बिलीव डेट इट हैड नॉट टेकन अकाउंट ऑफ इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। कुछ लोग यहाँ पे मानते थे कि इंडस्ट्री जब सेटअप होगा तो इन्वायरमेंट खराब होगा। एज महात्मा गांधी फॉलोवर मीरा बेन रोट इन 1949 बाय साइंस एंड मशीनरी ही मे ह्यूज रिटर्न फॉर अ टाइम बट अल्टीमेटली विल कम डिस्टोलेशन। क्या कर रहा है कि जैसे मीरा बेन के द्वारा लिखा गया 1949 में कि साइंस एंड मशीनरी, है ना, ही मे गेट ह्यूज रिटर्न फॉर अ टाइम। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ह्यूमन काइंड जो है, मतलब आदमी जो है, किसी समय में बड़ा रिटर्न पाएगा, लेकिन अभी देखा जाए तो इसके काफ़ी ज़्यादा बर्बादी क्यों ले जाएगा। वी हैव गो टू स्टडी नेचर्स बैलेंस। हम लोग को नेचर को बैलेंस को बना करके रखना है। डेवलप आवर लाइफ विद इन हर लॉ। नेचर का जो लॉ है उसी के हिसाब से अपने लाइफ को डेवलप करना चाहिए। भी आर टू सर्वाइव एज अ फिजिकली हेल्दी एंड मोरली डिसेंट स्पेसीज। यदि हम लोग फिजिकली हेल्दी रहना चाहते हैं तब यहाँ पे देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू एट भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट में नेहरू जी का यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। द भिलाई स्टील प्लांट वाज सेटअप विद द हेल्प ऑफ फॉर्मर यूनाइटेड सोवियत यूनियन। जो रसिया आज है ना, उसका पहले यूएसएसआर नाम था, उसमें कई स्टेट आते थे, कई कंट्री आते थे एक्चुअली। तो उसी की मदद से भिलाई स्टील प्लांट सेटअप किया गया था। छत्तीसगढ़ में है, सॉरी छत्तीसगढ़ में है, आई थिंक उड़ीसा में बोल दिया था। इट केम टू बी सीन एज इंपॉर्टेंट साइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद जो है ये सेटअप होने वाला इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में से एक था। आगे यदि पढ़े तो यहाँ पे है द सर्च फॉर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। एक फोटो है जिसमें आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू एंड कृष्णा मेनन अराइविंग एट यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन में आप यहाँ पे 2 आदमी इंडिया से, कृष्णा मेनन और नेहरू जी थे। कृष्णा मेनन लेड द इंडियन डेलीगेशन टू द यूएन बिटवीन 1952 एंड 62। एक कृष्णा मेनन कौन थे, तो 1952 से 1962 तक इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में यूएन में थे, यूनाइटेड नेशन में थे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे द सर्च ऑफ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी में तो इंडिया का विदेश नीति कैसा होगा उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। इंडिया गेन फ्रीडम सून आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वार। जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ उसके तुरंत बाद जो है इंडिया को आज़ादी मिला अंग्रेजों से। एट व्हाट टाइम अ न्यू इंटरनेशनल बॉडी द यूनाइटेड नेशन फॉर्म्ड इन 1945 इट वाज इन्फेंसी। क्या कह रहा है कि उसी समय एक नया इंटरनेशनल बॉडी बनाया गया जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन।
इन 1950 1960 सॉ द इमर्जेंस ऑफ कोल्ड वार। 1950-60 के दशक में कोल्ड वार चालू हुआ। कोल्ड वार किसके बीच में? तो यूएसए के बीच में और यूएसएसआर के बीच में, ठीक है। विथ बोथ कंट्रीज क्रिएटिंग मिलिट्री अलायंसेज, दोनों कंट्री अपना अपना मिलिट्री अलायंस बना रहे थे। दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन कॉलोनियल एम्पायर्स वर कोलैप्सिंग एंड मैनी कंट्रीज वर गेनिंग इंडिपेंडेंस। और इसी समय कई एम्पायर जो है कोलैप्स कर रहे थे और कई कंट्री इंडिपेंडेंट हो रहे थे। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वाज आल्सो द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिया के पहले विदेश मंत्री के रूप में जो है नेहरू जी ही थे। डेवलप्ड फ्री इंडिया फॉरेन पॉलिसी इन दिस कॉन्टेक्स्ट, नॉन अलाइनमेंट फ्रॉम द बेडरॉक ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। क्या करें कि हमारे कंट्री का फॉरेन पॉलिसी का जो न्यू था नॉन अलाइनमेंट के तौर पर रखें। नॉन अलाइनमेंट होता है कि ना हम यूएसए को सपोर्ट करेंगे ना यूएसएसआर को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मतलब कई नेशन उस समय जो आज़ाद हो रहे थे, कई राष्ट्र उस समय आज़ाद हो रहे थे। यूएसए उनको अपने तरफ लेना चाहता था, रसिया उसको अपने तरफ लेना चाहता था कि आप हमको सपोर्ट कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। लेकिन इंडिया जो था, इंडिया के द्वारा बोला गया कि हम नॉन अलाइन्ड रहेंगे, किसी एक के तरफ नहीं जाएंगे, दोनों से बराबर दूरी और बराबर रिश्ता बना करके रखेंगे। लेड बाय द स्टेटमेंट फ्रॉम इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना एंड इंडिया। कई कंट्री के लोग जैसे इजिप्ट हो गए, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, इंडिया, ठीक है। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट अर्ज कंट्री नॉट टू ज्वाइन आइदर। तो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट स्टार्ट किया जिसमें कई छोटे छोटे कंट्री जो आज़ाद हो रहे थे उनको कहा गया कि किसी एक ब्लॉक को आप ज्वाइन नहीं कीजिए, यूएसए या फिर यूएसएसआर को ज्वाइन नहीं कीजिए। बट दिस पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंसेज वाज नॉट अ मैटर ऑफ रिमेनिंग आइसोलेटेड और न्यूट्रल। लेकिन कहा जा रहा है कि दूर होने का मतलब, नॉन अलाइन होने का मतलब ये नहीं है कि आप आइसोलेट हो जाइए, आप यूएसए से कोई रिश्ता ही नहीं रखिए, है ना। द फॉरवर मीन्स रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स वेयर नॉन अलाइनमेंट कंट्री सच एज इंडिया प्लेड एन एक्टिव रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन अमेरिकन सोवियत अलायंस। मतलब दोनों से बराबर दूरी और बराबर रिश्ता बना कर रखे, कहने का मतलब यह था। दे ट्राई टू प्रिवेंट वार, दोनों के बीच में कोई लड़ाई होता तो उसको रोकने की कोशिश किया, ऑफ टेकिंग अ ह्यूमैनिटेरियन एंड मोरल स्टैंड अगेंस्ट वार, ठीक है। बाय द 1970 लार्ज नंबर ऑफ कंट्री ज्वाइन द नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। 1970 आते थे, बहुत सारे कंट्री के द्वारा नॉन अलाइन्ड मूवमेंट ज्वाइन किया गया। आप इसी में देखते हैं लीडर ऑफ अफ्रीकन एंड एशियन कंट्री मीट एंड बांडुंग इंडोनेशिया। तो बांडुंग इंडोनेशिया का एक जगह है, वहाँ पे 1955 का फोटो है। बांडुंग कॉन्फ्रेंस के बाद ही नॉन अलाइन्ड मूवमेंट फॉर्मली मतलब कि कई अच्छी तरीके से स्टार्ट हुआ। ओवर 29 न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट, लगभग 29 ऐसे राज्य थे, देश थे जो यहाँ पे आज़ाद हुए थे। इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए जो एशिया और अफ्रीका से मेल नहीं आते थे, ठीक है। तो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ था, बांडुंग इंडोनेशिया से। नेक्स्ट है द नेशन 66 ईयर ऑन। तो आज़ादी के बाद जो है लगभग 60 साल हो चुका है, सॉरी 60 लिखा हुआ था। ऑन 15 अगस्त 2007 इंडिया सेलिब्रेटेड 60 ईयर ऑफ द एग्जिस्टेंस। 2007 में जो एक्चुअली ये बुक जो है 2006 का है ना, एनसीईआरटी का बुक जो अभी चल रहा है वो 2006 का है, इसलिए इसमें पिक्चर तो अपडेट हो जाते हैं लेकिन कहीं कहीं लिखा हुआ मटेरियल अपडेट नहीं होता है। तो ऑन 15 अगस्त 2007 इंडिया सेलिब्रेटेड 60 ईयर ऑफ इट एग्जिस्टेंस एज अ फ्री नेशन। हाउ वेल इज द कंट्री डन इन द टाइम। इसका इतने 60 ईयर के ड्यूरेशन में कंट्री क्या क्या किया उसके बारे में लोग पढ़ते हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया वो फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है। दैट इंडिया इज स्टिल यूनाइटेड। तो सबसे बड़ा तो अचीवमेंट ये है कि इंडिया अभी भी यूनाइटेड है। 60 साल हो गया है आज़ादी के, फिर भी इंडिया अभी यूनाइटेड है। बाकी दूसरे कंट्री के देखा जाए तो बढ़ चुका है, कई कंट्री जैसे पाकिस्तान ही बांग्लादेश में बढ़ चुका है 2 कंट्री के रूप में, और अभी भी डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का कहना मतलब कि यहाँ अभी भी कभी भी अभी तक मतलब सैनिक तख्ता पलट या फिर कोई तानाशाह का शासन नहीं आया है। एंड आर अचीवमेंट डेट वी माइटली जस्टिव प्राइड आउट। और ये जो अचीवमेंट है उसका हम लोग को प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि मैनी फॉरेन ऑब्जर्वर हैड फेल्ट इंडिया कुड नॉट सर्वाइव एज अ सिंगल कंट्री। कई फॉरेन ऑब्जर्वर थे जो कहते थे कि इंडिया जो है किसी एक कंट्री के रूप में रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, है ना। 10 साल के अंदर इंडिया टूट जाएगा, लैंग्वेज के आधार पर टूट जाएगा, रीजन के आधार पर टूट जाएगा। लेकिन उन लोगों को झूठा साबित करते हुए हम लोग आज भी मिलजुल कर रह रहे हैं। अदर बिलीव दैट इट वुड कम अंडर मिलिट्री रूल। कई लोग कहते थे कि मिलिट्री रूल के अंदर आ जाएगा। हाउ एज मैनी एज 13 जनरल इलेक्शन हैव बीन हेल्ड इन सिंस इंडिपेंडेंस। 2007 तक की बात किया जा रहा है, मतलब 2006 तक। उस समय 13 जनरल इलेक्शन ही हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद, एज वेल एज 100 और स्टेट एंड लोकल इलेक्शन। और कई बार जो है स्टेट और लोकल इलेक्शन भी हुआ था। देयर इज अ फ्री प्रेस, यहाँ एक फ्री प्रेस है, एज वेल एज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। फाइनली द फैक्ट दैट पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज और प्रैक्टिस डिफरेंट फेथ्स हैज नॉट कम इन द वे ऑफ नेशनल यूनिटी, है ना। ये कभी भी नेशनल यूनिटी में नहीं आया, खतरे में नहीं आया यहाँ। ऑन द अदर हैंड डीप डिवीजन परसिस्ट। लेकिन आज भी जो है डिवीजन है इंडिया सोसाइटी में, इंडिया की सोसाइटी में। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी द अनटचेबल्स और एज दे आर नाउ रेफर टू एज दलित्स फेस वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन के गारंटी के होने के बावजूद ही उनको आज भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ रूरल इंडिया दे आर नॉट अलाउड टू एक्सेस वाटर सोर्सेज। हालांकि अब तो ये सब लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन हो सकता है कहीं हो ऐसा प्रोविजन। एंड डिस्पाइट द सेक्युलर आइडिया इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर हैव बीन क्लेशेस बिटवीन डिफरेंट रिलीजन। तो क्या करें, सेक्युलर रीजन होने के बावजूद भी कई बार यहाँ पे 2 धर्म के बीच में लड़ाई देखने को मिला है। एबव ऑल एज मैनी ऑब्जर्वर हैव नोटेड द गल्फ बिटवीन द रिच एंड पुअर हैज आल्सो ग्रोन ओवर द ईयर। वहीं रिच और पुअर के बीच में जो खाई था वो बढ़ा है, मतलब रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंस था और बढ़ा है। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव
सम ग्रुप ऑफ इंडियन हैव बेनिफिटेड, कि किसी एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ तो किसी में कम डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, कई एरिया में ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, फॉरेन में हॉलीडे कुछ लोग मनाते हैं, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ के सामने इक्वलिटी है, बट इन रियल लाइफ सम इंडियंस आर मोर इक्वल देन अदर्स, जजेज बाय द स्टैंडर्ड्स इट सेल्फ एट इंडिपेंडेंस। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया नॉट बिन अ ग्रेट सक्सेस, क्या करें कि यदि रिपब्लिक ऑफ इंडिया के तौर पर देखा जाए तो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ है, लेकिन फेलियर भी ज़्यादा, इट हैज़ नॉट बिन अ फेलियर आइदर, है ना सक्सेस हुआ है ना फेल हुआ है। यहाँ पे धारावी का फोटो है, धारावी अभी भी न्यूज़ है कोरोना वायरस के कारण, है ना, न्यूज़ में चल रहा है चर्चा में, यदि न्यूज़ डिस्कशन देखते होंगे आप तो आपको पता होगा। तो धारावी इन बॉम्बे इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्लम, तो दुनिया का बड़े स्लम्स में से एक है धारावी, मुंबई का आपको इमेज देख रहे हैं, इधर देख रहे होंगे बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, इधर कैसे टीन के घर हैं ऐसे छोटे छोटे। आगे पढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आज आपके लिए होमवर्क है, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, आगे भी है, हाँ यहाँ पे 2 फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ भी और ट्रू फॉल्स भी है। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आपके लिए होमवर्क में है, ये 2 इतना जो है 2 फिल इन द ब्लैंक्स और 4 ट्रू फॉल्स, और ऊपर में जो था ये दोनों। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।